हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्वेश्चन नंबर 61 से 75 तक। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 61। इस क्वेश्चन में पूछा गया है द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रिंग एक्सटर्नल डायमीटर कैपिटल डी इंटरनल डायमीटर स्मॉल डी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक थिन रिंग का जिसकी एक्सटर्नल डायमीटर कैपिटल डी है और इंटरनल डायमीटर स्मॉल डी है। तो जो रिंग का प्लेन है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो पूछा गया है फ्रेंड्स। तो ये हमारी एक रिंग है जिसकी इंटरनल डायमीटर स्मॉल डी होगी और एक्सटर्नल डायमीटर कैपिटल डी होगी। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो सर्कुलर सेक्शन है उसके लिए कितना होता है π/64 d⁴। तो हॉलो सर्कुलर सेक्शन है, ये सर्कुलर सेक्शन हो गया, रिंग एक सर्कुलर सेक्शन है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए क्या हो जाएगा हमारा π/64 इंटू में ये कैपिटल डी, ये टोटल डायमीटर, इसमें से अपन क्या करेंगे स्मॉल डायमीटर वाले को माइनस कर देंगे। तो ये π/64 d⁴ माइनस π/64 है यहाँ पे π/64 d⁴। तो ये क्या हो जाएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया π/64 इंटू में d⁴ माइनस में स्मॉल d⁴। ये हमारा किस एक्सिस के अबाउट आ गया, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई के अबाउट आ गया। ये कितना है π/64 d⁴ माइनस में स्मॉल d⁴। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो प्लेन है ये हमारा प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकालना है। ठीक है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, ये हमारा एक्स प्लेन हो गया, ये वाई प्लेन हो गया। तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा होगा, ये जेड एक्सिस हो जाएगा। तो जेड एक्सिस में क्या होगा हमारा आई जेड इक्वल टू होता है आई एक्स प्लस में आई वाई। तो आई एक्स और आई वाई वाई क्या है, दोनों सेम है। तो ये क्या हो जाएगा 2IX। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आई जेड क्या हो जाएगा हमारा π/32 इंटू में कैपिटल d⁴ माइनस में स्मॉल d⁴। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई π/32 कैपिटल d⁴ माइनस में स्मॉल d⁴। ऑप्शन नंबर ई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62। इन द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क फॉलोइंग फोर्स इज निग्लेक्टेड। जो वर्चुअल वर्क की इक्वेशन होती है उसमें किन फोर्सेस को निग्लेक्ट किया जाता है ये पूछा गया है। इनमें से कौन से फोर्सेज हैं उनको निग्लेक्ट किया जाता है। तो देखते हैं पहले वर्चुअल वर्क होता क्या है। द वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वर्क डन हमारा क्या होता है, अगर किसी बॉडी के ऊपर अपन ने फोर्स लगाया तो उस फोर्स के कारण बॉडी जितना मूव करती है, वो जो जितना मूव करती है वो हमारा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और जो फोर्स रहता है उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू में डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या कहलाता है, वर्क डन कहलाता है। ठीक है, तो द वर्क डन विल बी जीरो इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ ए सिस्टम ऑफ फोर्सेज। अगर किसी बॉडी के ऊपर जो सिस्टम ऑफ फोर्सेज लग रहे हैं वो क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, मतलब बॉडी हमारी क्या है रेस्ट पोजीशन, मतलब मूव नहीं कर रही है। तो उस समय क्या होगा, जो वर्क डन है वो जीरो रहेगा क्योंकि बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो वर्क डन हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इफ इट इज एज्यूम्ड दैट द बॉडी इन इक्विलिब्रियम अंडरगोज अन इनफाइनाइटली स्मॉल इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट। अगर हम ये एज्यूम करें कि कोई बॉडी है जो इक्विलिब्रियम में है, उसमें कुछ इनफाइनाइटली स्मॉल इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बहुत इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट लेके चल रहे हैं, और तो उस इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट के कारण क्या होगा, उसके ऊपर कुछ वर्क डन होगा। ठीक है, तो जो वर्क डन होता है वो दिस इमेजिनरी वर्क डन बाय द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट अंडरगोज एन इनफाइनाइट स्मॉल इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्चुअल वर्क। तो जो इमेजिनरी वर्क डन होता है बॉडी के ऊपर इक्विलिब्रियम कंडीशन में, किसके कारण, इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के कारण, तो उस वर्क को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल वर्क कहते हैं। ठीक है, फोर्सेज विच कैन बी ओमिटेड फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द वर्चुअल वर्क, द वर्क डन बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज ड्यूरिंग एन इनफाइनेटेसिमल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कंसिस्टेंट विद द कंस्टेंट इम्पोज्ड ऑन द सिस्टम इज जीरो। तो जो वर्क डन होता है किसके कारण, जो इनफाइनाइट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसके कारण क्या है, जीरो है। तो उस केस में क्या होता है, दीज फोर्सेज व्हेन एवर इवॉल्व इन द सिस्टम मे बी ओमिटेड फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द वर्चुअल वर्क। तो ये जो फोर्सेज हैं जो इवॉल्व होते हैं किसी सिस्टम के अंदर, तो उस कंडीशन में हम किस फोर्सेज को
छोड़ देते हैं, ओमिटेट कर देते हैं, तो वो कौन सा है? फर्स्ट है टेंशन ऑफ द लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। सेकंड है द एक्शन एंड रिएक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ ए सिस्टम इफ द सेम पॉइंट रिमेन इन द कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट। तो किसी जो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उस डिस्प्लेसमेंट के दौरान जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा पूरे डिस्प्लेसमेंट के दौरान। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो एक्शन और रिएक्शन है बॉडी के ऊपर वो लगते हैं, उनको भी हम क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। थर्ड है द रिएक्शन आर ऑफ एनी स्मूथ सरफेस विद विच द बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट। जिस सरफेस के साथ हम बॉडी कॉन्टैक्ट में है तो उसमें एक रिएक्शन लगती है आर, उसको भी हम क्या करते हैं? निगलेक्ट कर देते हैं। द रिएक्शन ऑफ ए रफ सरफेस ऑन एनी बॉडी विच रोल्स ऑन इट विदाउट स्लिपिंग। किसी रफ सरफेस के ऊपर कोई रिएक्शन लगती है, किसके कारण? जब बॉडी हमारी रोल करती है विदाउट स्लिपिंग। ये हमारी सरफेस है, इसके ऊपर बॉडी अगर रोल कर रही है तो इसमें यहाँ पे कोई रिएक्शन लगी जहाँ पे टच करेगा, तो उस रिएक्शन को भी हम क्या करते हैं? इसमें निगलेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है द रिएक्शन एट अ पॉइंट और एन एक्सिस फिक्स्ड इन अ स्पेस अराउंड विच अ बॉडी इज कांस्टेंट टू टर्न। जिसके अराउंड क्या करती है? बॉडी टर्न करने की कोशिश करती है, ठीक है, एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट। तो इसको भी हम क्या कर देते हैं? निगलेक्ट कर देते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन में, रिएक्शन ऑफ एनी स्मूथ सरफेस विथ विच द बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट, इसके साथ में कॉन्टैक्ट में होती है, तो ये भी हम क्या करते हैं? निगलेक्ट कर देते हैं। रिएक्शन ऑफ रफ सरफेस ऑफ बॉडी विच रोल्स विदाउट स्लिपिंग, तो ये भी हम क्या कर देते हैं? निगलेक्ट करते हैं। और रिएक्शन एट अ पॉइंट और एन एक्सिस फिक्स्ड इन स्पेस अराउंड विच बॉडी इज कांस्टेंट टू टर्न, जिसके अबाउट बॉडी क्या करती है? टर्न करने की कोशिश करती है। इस पॉइंट को भी हम क्या कर देते हैं? निगलेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए सस्पेंडेड बॉडी इज स्ट्रक एट अ सेंटर ऑफ परक्यूशन देन द प्रेशर ऑन द एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन विल बी। तो इसमें पूछा गया है कि ये यहाँ से किसी बॉडी को क्या किया जा रहा है? सस्पेंड किया जा रहा है। तो ये हमारा क्या होता है? यहाँ पे सेंटर ऑफ परक्यूशन होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा, ठीक है। जब हम सेंटर ऑफ परक्यूशन पे फोर्स लगाते हैं, इस पॉइंट पर कोई चीज़ स्टक हो रही है, ठीक है। सस्पेंडेड बॉडी इज इफ ए सस्पेंडेड बॉडी इज स्टक एट अ सेंटर ऑफ परक्यूशन, यहाँ पे क्या हो गई? ये बॉडी स्टक हो गई है। देन द प्रेशर ऑन द एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, तो इस पॉइंट से अगर कोई एक्सिस पास कर रहा है, जो पाइवोट पॉइंट है हमारा, ठीक है, तो उस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा? इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा? जीरो होगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पर हमारा जो फोर्स होता है वो क्या हो जाता है? नेट फोर्स जीरो होता है। नेट फोर्स हमारा क्या होता है? इस पॉइंट पे जीरो होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे फोर्स जब जीरो होगा तो प्रेशर भी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जीरो। नेक्स्ट देखते हैं 64, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सॉलिड स्फीयर के लिए। यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, ये स्फीयर लिया है, इसमें एक छोटा एलिमेंट लिया है जिसकी रेडियस y है, ठीक है, और जो थिकनेस है वो कितनी है? dz है, ठीक है। ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया और ये z एक्सिस हो गया। तो कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ ए मास dm, थिकनेस dz, जिसका मास क्या dm है और थिकनेस कितनी है? dz है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए स्मॉल एलिमेंट के लिए जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? 1/2 y² dm, ठीक है। मास क्या होता है हमारा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो यहाँ पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रख सकते हैं मास की जगह, डीएम की जगह रो डेंसिटी होगी, इंटू में डी भी वॉल्यूम हो गया। और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है हमारा? एरिया इंटू में लेंथ, ये वॉल्यूम होता है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारा? एरिया हो जाएगा πr², एरिया हो जाएगा πr²। तो पाई आर क्या है? यहाँ पे y है, तो पाई इंटू में y² और लेंथ क्या होगी? dz, ठीक है। तो ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई y² इंटू में dz, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इस स्मॉल एलिमेंट के लिए। अगर टोटल इनर्शिया निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, कहाँ? ये इधर -r हो गई और यहाँ तक +r हो गई, तो इसको -r से r तक क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। 1/2 y² इंटू में रो
पाई वाई स्क्वायर इंटू में डी जेड, तो ये क्या आ जाएगा हमारा वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो गया वाई टू द पावर 4 इंटू में डी जेड, और ये क्या हो गया रो इंटू में पाई। तो वाई जो है वाई की जगह अपन क्या यहाँ पे जो है ये वाई हो गया, ठीक है, और ये रेडियस हो गई इसकी आर हो गई, और ये क्या हो जाएगा डी जेड जेड हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से ये बना हुआ है, ये वाई हो गई इसकी रेडियस, और ये स्फीयर की रेडियस हो गई आर, और ये हाइट कितनी है जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट में वाई स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर, तो ये वाई की जगह अपन क्या रख देंगे ये रख देंगे, तो ये से निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर डी जेड। अगर इसको अपन इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये क्या आता है हमारा 8/15, ठीक है, 8/15 इंटू में रो इंटू में पाई इंटू में आर टू द पावर 5। तो ये आई आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ पे क्या करना है, डेंसिटी हमारा क्या होता है मास अपन में वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर के लिए 4/3 पाई आर क्यूब, तो एम अपॉन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये वैल्यू अपन डेंसिटी की जगह रख देंगे। तो डेंसिटी की जगह अपन वैल्यू पुट करेंगे 8/15 इंटू में डेंसिटी की जगह एम अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में पाई इंटू आर टू द पावर 5। तो यहाँ पे आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आर स्क्वायर बचेगा, और पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 3 से ये जब काटेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे 5 है, ये 5 आएगा, और ऊपर 4 से कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आएगा 2/5 एम आर स्क्वायर। तो ये सॉलिड स्फीयर के लिए रहता है कितना 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग 3 कपल्स, ये तीनों कपल्स का जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ पे लगेगा ये पूछा गया है। अगर उसकी आर्म जो है वो कितनी है 0.5 मीटर हो तो रिजल्टेंट कहाँ पे लगेगा ये पूछा गया है। तो 20 किलोग्राम फोर्स 0.5 मीटर आर्म, तो ये इस तरीके से होगा। अगर अपन एक ये ले लेते हैं आर्म, तो इसमें 20 kg फोर्स लग रहा है, और ये 0.5 मीटर डिस्टेंस पे है। यहाँ पे मान लो ये 0.5 होगी डिस्टेंस, ठीक है, ये 0.5 डिस्टेंस पे ले लिया अपन ने। और ये क्या है नेगेटिव पॉजिटिव सेंस में, तो पॉजिटिव हमारा एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं। तो ये इसका जो कपल होगा वो कितना लगेगा 20 × 0.5, 20 × 0.5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है 30 kg फोर्स 1 मीटर आर्म, ये यहाँ पे लेंथ हो गई 1 मीटर, ठीक है। और ये कितना नेगेटिव सेंस में लग रहा है, तो 30 × 1 कितना हो जाएगा, ये कितना कपल लगेगा, ये लगेगा हमारा 30 का, ठीक है। और तीसरा है 40 kg और 0.5 डिस्टेंस पे, यहाँ 0.5 डिस्टेंस ले ली, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 × 0.25 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये भी किस में पॉजिटिव सेंस में, तो ये हमारा पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना, तो ये कितना हो जाएगा 10, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे क्या लगेंगे इस तरीके से कपल लगेंगे, ठीक है। ये हमारा 10 फोर्स लग रहा है, ये 10 हो गया, ये 30 इस डायरेक्शन में, और ये रिजल्टेंट। अगर रिजल्टेंट हमने सपोज इस डायरेक्शन में लगाया है, ठीक है, सभी पॉइंट्स का जो मूवमेंट है किसी एक पॉइंट के अबाउट लेके 0 कर देंगे तो हम आर निकाल सकते हैं। तो ये क्या है नेगेटिव हो गया -r, और ये -30 हो जाएगा, प्लस में ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो +10 + 10 = 0। तो जो r है वो r कितना आ जाएगा -10 आ जाएगा, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, जो इस डायरेक्शन में जो लगाया था r वो कैसा होना चाहिए था, इस डायरेक्शन में होना चाहिए था, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए था, ठीक है। तो ये इसको डिनोट कर रहा है नेगेटिव साइन, कि जो हमने एज्यूम किया है वो उसके अपोजिट है, ठीक है। कितनी दी आर्म की जो लेंथ है वो कितनी दी है 0.5 मीटर दी है, ठीक है। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा फोर्स इंटू में, ये रिजल्टेंट कपल है तो फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है कपल, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस 0.5, रिजल्टेंट कितना दिया 10 हो गया, -10/0.5 हो जाएगा। तो ये फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, तो ये नेगेटिव साइन का मतलब है नेगेटिव सेंस में, तो 20 kg इन नेगेटिव सेंस, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया
ऑफ एन इलिप्टिकल एरिया हैविंग मेजर एंड माइनर डायमीटर एज एक्स एंड वाई अबाउट द मेजर एक्सिस। तो ये पूछा गया है, ठीक है। इलिप्टिकल एरिया के लिए हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो देखते हैं, ये हमारा इलिप्टिकल एरिया है, ये इलिप्स है, ठीक है, जिसकी यहाँ पे अपन इसको क्या लेते हैं, बी लेते हैं, और इस ये वाली लेंथ को क्या लेते हैं, ए लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या है, वाई डिस्टेंस हो गई, और ये टोटल क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। तो कंसिडर एलिमेंटल एरिया पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल एक एलिमेंटल एरिया लिया गया है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 2x इंटू में dy हो जाएगा। ये dy इसकी डेप्थ हो गई, थिकनेस हो गई, और ये क्या हो जाएगी, x इसके बराबर हो गई। तो x 2x हो गया, 2x इंटू में dy, ठीक है। तो बी नो दैट इक्वेशन ऑफ द एलिप्स क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x अगर यहाँ से निकालते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती है, a अपॉन बी अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, ये आ जाती है। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू अपन x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो डी ए हमारा क्या आ जाएगा, 2a/b इंटू में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर इंटू में 2y, ठीक है, ये आ गया, इंटू में dy, इंटू में dy। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई एक्स एक्स इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी ए। तो ये डी ए की वैल्यू ये आ गई हमारी, तो वाई स्क्वायर डी ए, वाई स्क्वायर इंटू में 2a/b इंटू में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर इंटू में डी वाई, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो लेंथ यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वाई है। अगर यहाँ से अपन ने इसको क्या ले लिया, बी ले लिया, ठीक है, ये जो यहाँ तक की बी है, तो इस डिस्टेंस को बी ले लिया है, तो बी ये डिस्टेंस हो अगर, तो एंगल क्या हो जाएगा, ये थीटा एंगल हो गया। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं बी साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, वाई। यहाँ से बी साइन थीटा इक्वल टू किसके बराबर होगा, वाई के बराबर। तो डी वाई अपन निकाल सकते हैं, यहाँ से डी वाई इक्वल टू हो जाएगा बी कॉस थीटा इंटू में डी थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे किसकी, वाई की और डी वाई की। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दी, इंटू में 2a/b इंटू में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू में बी कॉस थीटा डी वाई, ये डी वाई की जगह पुट कर दिया, बी कॉस थीटा इंटू में डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ इसको क्या किया गया है, इंटीग्रेट किया गया -π/2 से π/2 तक। यहाँ पे -π/2 से π/2 तक इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है, ठीक है। तो आइए एक्स एक्स की जो वैल्यू है यहाँ से अपन कॉमन ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये b कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर, तो बाहर निकलेगा तो b आ जाएगा, तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 2a, और यहाँ पे b इधर है और b स्क्वायर यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 2ab³, ठीक है। तो -π/2 से π/2 तक, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन में 4, तो ये क्या आ गया, साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन में 4 इंटू में डी थीटा। अब यहाँ से अगर ये फॉर्मूला रहता है 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। ये जो 2 है इसको यहाँ पे ले गए, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू में डी थीटा। तो यहाँ तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4 थीटा इंटू में डी थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 को इधर ले आए, a इंटू में b⁻³ अपॉन में 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 का हो गया थीटा, और इसका क्या हो जाएगा साइन 4 थीटा। तो ये लिमिट्स लगा देंगे -π/2 से π/2 तक। तो ये इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारा ab³ अपॉन में 4 इंटू में π/2 माइनस में π/2, तो ये क्या हो जाएगा 2π/2, ठीक है। 2π/2 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा π/4 ab³, ये आ रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं ऑप्शन में क्या हो जाएगा हमारा, इसमें बोल रहा है कि मेजर जो है x है एंड माइनर डायमीटर जो है y है, ठीक है। तो अबाउट द मेजर एक्सेस के अबाउट निकालना है। तो मेजर एक्सेस हमारा क्या है, ये आई एक्स है, ठीक है, और मेजर डायमीटर जो है x है, इसमें x हो जाएगी, और माइनर डायमीटर क्या हो जाएगी y हो जाएगी ये, ठीक है। तो यहाँ पे
इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ ये वाला ऑप्शन सही हो सकता, लेकिन हमारा क्या आंसर आता है π/4 ABQ। तो ए क्या है हमारी मेजर डायमीटर है, ठीक है, ए हमारी मेजर डायमीटर है, बी क्या है माइनर डायमीटर। तो यहाँ पे मेजर डायमीटर का क्यूब किया गया है, तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। तो आपको याद रखना है कि एलिप्स के लिए कितना होता है π/4 ABQ, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन स्फेरिकल सेल, ये पूछा गया है 67 में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं थिन स्फेरिकल सेल के लिए। ये स्फेरिकल शेप लिया है, तो इसमें एक एलिमेंट लिया है ये, ठीक है, एलिमेंट लिया है जिसकी रेडियस r ली है, ये कैपिटल R इसकी रेडियस है स्फीयर की। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो x हो गई, और इसकी जो थिकनेस है इस एलिमेंट की वो dx ले लिया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए थिन सर्कुलर एलिमेंट क्या हो जाएगा, di इक्वल टू होगा r² dm। तो यहाँ पे dm इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास है, तो मास अपॉन एरिया इंटू में dA, ठीक है, मास क्या हो जाएगा, मास अपॉन एरिया इंटू में dA। ये क्या है, टोटल एरिया है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 4πr² स्फीयर के लिए। तो dA कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, जो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे इसकी सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस इंटू में आर्क लेंथ, ठीक है। आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, आर्क लेंथ हमारी ये वाली है, तो यहाँ से ये कैपिटल R रेडियस होगी, ये स्मॉल रेडियस होगी एलिमेंट की, और ये थीटा एंगल बन रहा है। यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा r/r, इन दोनों में रिलेशन निकाल लिया, ठीक है। तो r इक्वल टू आ गया हमारा कैपिटल R साइन थीटा। तो यहाँ पे अपन रख सकते हैं 2πr इंटू में सरकमफेरेंस हो गई 2πr इंटू में r इंटू डी थीटा, आर्क लेंथ r डी थीटा हो गई, ठीक है। तो dA जो निकालेंगे, dA हमारा क्या आएगा 2πr² साइन थीटा, स्मॉल r की जगह वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो dm हमारा क्या निकल के आ जाएगा, m अपॉन सरफेस एरिया 4πr² इंटू में dA क्या है, ये है 2πr² साइन थीटा इंटू में डी थीटा। तो dm हमारा कितना आ जाएगा, जो मास है वो कितना, m/2, ये 4π से कैंसिल हो गया, तो m/2 इंटू में साइन थीटा डी थीटा। तो ये हमारा मास आ गया, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, r² की जगह क्या रख देंगे, r साइन थीटा का स्क्वायर इंटू में m/2 साइन थीटा इंटू में डी थीटा। तो di इक्वल टू आ जाएगा हमारा mr² अपॉन में 2 इंटू में साइन क्यूब थीटा, ये साइन स्क्वायर इंटू में साइन थीटा, तो साइन क्यूब थीटा इंटू में डी थीटा। तो यहाँ से और कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख लिया अपन ने mr² अपॉन में 2 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा डी थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा डी थीटा। तो इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम कहाँ से, 0 से पाई तक, एंगल कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा। तो 0 से पाई तक इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे mr² अपॉन में 2 1 - cos स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा डी थीटा। तो जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा कितना आता है 2/3, ठीक है, ये आता है 2/3 है। अगर सॉलिड स्फेरिकल सेल है तो उसके लिए कितना आता है हमारा 2/5 आता है, और थिन स्फेरिकल सेल के लिए कितना आता है हमारा 2/3, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है, अगर थिन स्फेरिकल सेल पूछा गया तो उसके लिए 2/3 है, और सॉलिड पूछा गया तो उसके लिए 2/5 है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2/3 mr²। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पूछा गया है फ्रेंड्स। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन देख लेते हैं क्या होता है। ये इस तरीके से हमारी एक बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स P लगाते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और एक नॉर्मल रिएक्शन लगती है यहाँ ऊपर की ओर, जो वेट को क्या करती है, बैलेंस करती है, ठीक है। तो यहाँ नीचे की ओर वेट लगता है, और इन जो नॉर्मल फोर्स N है और ये जो फ्रिक्शन फोर्स F है, इन दोनों का एक रिजल्टेंट फोर्स लगता है ये, जिसको हम टोटल रिएक्शन बोलते हैं। टोटल रिएक्शन है और जो नॉर्मल फोर्स है N, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो फाई इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इट इज डिफाइंड एज द एंगल विच द रिजल्टेंट आर ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन N and the limiting force of friction F makes with the normal N। तो इसमें जो रिजल्टेंट है R किसका, नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फोर्स फ्रिक्शन F का,
इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा आर है, तो ये एंगल बनाता है किसके साथ, नॉर्मल के साथ। उस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये tan फाई इक्वल टू होता है एफ अपॉन एन, तो फाई इक्वल टू हो जाता है tan इनवर्स एफ अपॉन एन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये किसके बीच में, नॉर्मल रिएक्शन और जो रिजल्टेंट है नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फोर्स फ्रिक्शन का, तो उनके बीच में एंगल रहता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है, ये पूछा गया है। तो लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन देखते हैं क्या होते हैं इसके। फर्स्ट है, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट इन विच द बॉडी टेंड्स टू मूव। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिस डायरेक्शन में बॉडी हमारी क्या कर रही है, मूव कर रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। दूसरा है, द फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस। तो दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लगती है, जैसे अभी देखा था अपन ने, यहाँ पे ये दो कॉन्टैक्ट सरफेस है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लगेगी, एक नॉर्मल रिएक्शन लगती है। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड है, द फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किस पर डिपेंड करता है, नेचर पर डिपेंड करता है, सरफेस का किस सरफेस के कॉन्टैक्ट में है उसके नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, द फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया एंड शेप ऑफ द कॉन्टैक्टिंग सरफेस। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो किससे पर इंडिपेंडेंट रहता है, हमारा एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, शेप पर भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सरफेस, सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है। तो जब फ्रिक्शनल फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ द सरफेस पर डिपेंड कर रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी हमारा किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सरफेस। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, नेचर ऑफ द सरफेस। अब देखते हैं नेक्स्ट, लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ए बॉडी अप द इंक्लाइंड प्लेन इज डब्ल्यू साइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन प्लस में फ्रिक्शनल एंगल अप्लाइड इन द डायरेक्शन। तो इसमें जो लीस्ट फोर्स दिया गया है, फोर्स की वैल्यू दी गई है डब्ल्यू साइन थीटा प्लस में फाई। थीटा क्या है, इंक्लिनेशन एंगल है, और फाई क्या है यहाँ पे, फ्रिक्शन एंगल है। ठीक है, तो ये हमारा क्या लीस्ट फोर्स दिया गया है। तो देखते हैं, ये इस तरीके की कंडीशन दी गई है फ्रेंड्स। ये हमारा क्या है, एक बॉडी है जो मूव कर रही है नीचे की ओर। तो इसमें क्या होगा, जब अबाउट टू स्लाइड, जब स्लाइड करना स्टार्ट करेगी तो वहाँ पर जो लीस्ट फोर्स जो इसको यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेकर रखेगा, वो क्या लगा रहे हैं हम, पी फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो पी फोर्स इसका जो कंपोनेंट होगा, ये एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा पी कॉस थीटा, ये, और दूसरा कंपोनेंट कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में पी साइन थीटा। ऐसे ही नीचे की ओर क्या लग रहा है हमारा, ये वेट लग रहा है नीचे एम जी, कितना अल्फा एंगल पे। ठीक है, तो एम जी का एक कंपोनेंट ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू कॉस अल्फा, और दूसरा क्या होगा, डब्ल्यू साइन अल्फा। इस डायरेक्शन में हमारा क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। ठीक है, म्यू एन के बराबर रहता है जो। तो इसमें क्या करेंगे, हम रिजॉल्व करेंगे एक्स डायरेक्शन में जो फोर्सेज हैं, और दूसरा फिर क्या करेंगे, वाई डायरेक्शन में जितनी भी फोर्स लग रहे हैं उनको रिजॉल्व करेंगे। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में कौन सा होगा हमारा, ये पी कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये म्यू एन के, फोर्स एफ या म्यू एन प्लस में डब्ल्यू साइन थीटा। तो डब्ल्यू साइन थीटा प्लस में म्यू एन हो जाएगा। और वाई डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो वाई डायरेक्शन में हमारा क्या है, नॉर्मल एन एन लग रहा है, ये नॉर्मल डायरेक्शन। और दूसरा क्या होगा, पी साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे। तो एन प्लस में पी साइन थीटा किसके बराबर होगा, डब्ल्यू कॉस थीटा के, डब्ल्यू कॉस अल्फा के। तो ये डब्ल्यू कॉस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा एन प्लस में पी साइन थीटा। तो यहाँ से एन की वैल्यू अपन अगर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू कॉस अल्फा माइनस में पी साइन थीटा। ठीक है, तो ये जो एन की वैल्यू वो अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पी कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा प्लस में म्यू इंटू में डब्ल्यू कॉस अल्फा माइनस में पी साइन थीटा। तो यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे म्यू का, तो म्यू इंटू डब्ल्यू कॉस अल्फा, और यहाँ पे भी माइनस में म्यू इंटू पी इंटू में साइन थीटा। तो ये पी वाला इधर ले आएंगे, तो ये अपन आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आता है, पी इक्वल टू आ जाएगा डब्ल्यू इंटू में साइन अल्फा प्लस में म्यू कॉस अल्फा अपॉन में कॉस थीटा प्लस में म्यू साइन थीटा।
ठीक है, यहाँ तक आ गया, पी की वैल्यू आ गई। अब इसी में क्या होता है, म्यू हमारा क्या रहता है, टेन फाई के बराबर रहता है, तो टेन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन फाई अपन में कॉस फाई। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे म्यू जो था, म्यू की जगह अपन क्या रख दिया, साइन फाई अपन में कॉस फाई, तो ये साइन अल्फा प्लस में कॉस अल्फा इंटू में साइन फाई अपन कॉस फाई। ऐसे नीचे आ जाएगा कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू में साइन फाई अपन में कॉस फाई। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, जो कितनी आ रही पी की, डब्लू साइन अल्फा प्लस में फाई, ठीक है, डब्लू साइन अल्फा प्लस में फाई आ रहा है, और अपॉन में कॉस थीटा माइनस फाई, ठीक है, कॉस थीटा माइनस फाई आ रहा है। कि लीस्ट फोर्स की जो वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, लीस्ट फोर्स की वैल्यू कितनी दी गई है, डब्ल्यू इंटू में साइन अल्फा प्लस में फाई दी गई है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया अपन ने पी की, तो पी इक्वल टू रख दिया डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस में फाई इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस फाई। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा माइनस फाई इक्वल टू 1, तो 1 किसकी वैल्यू, कॉस जीरो की वैल्यू रहती है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू आ जाएगा फाई के बराबर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एट एन एंगल इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन टू द इंक्लाइंड प्लेन। किस एंगल पर रहेगा, ये जो लीस्ट फोर्स कितना रहेगा, एक एंगल पर रहेगा जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज नॉन एज। तो देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू बॉडीज। तो दो बॉडीज़ के बीच में ये हमारा इस तरीके से अभी बॉडी थी, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लगती है और इस डायरेक्शन में क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो इन दोनों के जो रेशियो रहता है एफ बाई एन, तो ये रेशियो हमारा क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो किसके बराबर होता है, टेन फाई के बराबर रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो टेन फाई इक्वल टू क्या होता है, ये अपन देख चुके हैं, टेन फाई इक्वल टू होता है एफ अपॉन एन, और एफ अपॉन एन किसके बराबर होता है, म्यू के। म्यू क्या होता है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये टेन किसका, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का, तो ये किसके बराबर है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा, द एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है पहले वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। एंगल ऑफ रिपोज यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक ब्लॉक है, ठीक है, इसमें फोर्स लग रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन लग रही है एन ऊपर की, और ये फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, क्योंकि ये ब्लॉक नीचे की ओर मूव करेगा, तो ये फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो वेट है डब्लू हो गया, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये नीचे की ओर डब्लू कॉस थीटा कॉस अल्फा और ये डब्लू साइन अल्फा, ठीक है। तो इन द लिमिटिंग कंडीशन व्हेन द ब्लॉक इज अबाउट टू स्लाइड डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, द फ्रिक्शन फोर्स मस्ट एक्ट अप द प्लेन में ऊपर क्यों लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या होगा, एफ की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर डब्लू साइन अल्फा के, और एन की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, डब्लू कॉस अल्फा के, ठीक है। तो यहाँ से एफ अपॉन एन इक्वल टू हो जाएगा डब्लू साइन अल्फा अपॉन में डब्लू कॉस अल्फा इक्वल टू किसके बराबर होगा, टेन अल्फा के। तो एफ अपॉन एन किसके बराबर होता है, टेन फाई के बराबर होता है, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ गया, टेन अल्फा के बराबर होता है, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई। तो एंगल अल्फा इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज एंड इज इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन व्हेन द बॉडी इज इन द कंडीशन ऑफ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो ये क्या कहलाता है, हमारा अल्फा जो एंगल होता है वो किसके बराबर है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो ये भी हमारा क्या करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड है, द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये क्या है, टेन अल्फा इक्वल टू किसके बराबर था, टेन फाई के, और टेन फाई हमारा क्या होता है, एफ अपॉन एन के, और एफ अपॉन एन किसके बराबर होता है, म्यू के।
तो टेन अल्फा भी हमारा क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी हमारा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ है द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो साइन अल्फा, ये बोल रहा है कि साइन अल्फा किसके बराबर है, एंगल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के। तो ये हमारा क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन ए लैडर रेस्टिंग ऑन स्मूथ ग्राउंड लीनिंग अगेंस्ट वर्टिकल वॉल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी। तो इसमें बोल रहा है कि एक लैडर है रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ ग्राउंड पर रखी गई है। ठीक है, लीनिंग अगेंस्ट वर्टिकल वॉल, तो इस तरीके से है, ये हमारी लैडर है। ठीक है, ये स्मूथ सरफेस है और ये हमारी वर्टिकल सरफेस होगी, इसके अगेंस्ट लीन कर रहा है। तो ये नीचे की ओर क्या लगेगा, हमारा वेट लगेगा। वेट लगने के कारण ये क्या करेगी, जो लैडर है वो नीचे की ओर मूव करेगी। ठीक है, जब नीचे की ओर मूव करेगी, ये हमारी क्या है, रफ सरफेस है। तो रफ सरफेस है तो इसमें क्या लगेगा, ऊपर की ओर हमारा क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या टच कर रहा है, यहाँ पे रिएक्शन लगेगी एक, यहाँ पे ये टच कर रही है लैडर, तो यहाँ पे एक रिएक्शन लगेगी, सपोर्ट रिएक्शन, और यहाँ पे भी टच कर रहा है तो यहाँ पे एक रिएक्शन लगेगी। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है वो, ऑन ए लैडर रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ ग्राउंड लीनिंग अगेंस्ट वर्टिकल वॉल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी, कहाँ होगा, अपवर्ड एट इट्स अपर एंड, ऊपर की ओर होगा, अपर एंड में ऊपर की ओर लगेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है ऑन द लैडर रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड एंड लीनिंग अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल। अगर वर्टिकल वॉल क्या है, स्मूथ है, ये हमारी अभी क्या है, यहाँ पे वर्टिकल वॉल है, वो क्या है, स्मूथ सरफेस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब यहाँ नीचे की ओर ये वेट के कारण स्लाइड करेगी, नीचे की ओर मूव करेगी, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स हमारा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, जीरो एट इट्स अपर एंड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अपर एंड में क्या हो जाएगा, जीरो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑन रीचिंग द ग्राउंड फ्रॉम ए हाइट h इज गिवन बाई। वेलोसिटी निकालनी है, ये हमारी इस तरीके से हाइट है, कोई हाइट है h, यहाँ हाइट h से कोई बॉडी है, यहाँ से बॉडी क्या कर रही है, नीचे की ओर मूव कर रही है। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, वो पूछा गया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखते हैं, ये इस तरीके से हमारी बॉडी है, वो क्या कर रही है, हाइट h से नीचे की ओर मूव कर रही है। तो इसमें जो यहाँ से यहाँ तक जब मूव करेगी, तो यहाँ का इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या है, s हो जाएगा, हाइट h के बराबर रहेगा। तो हम जानते हैं जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कौन सी हमारी, ये है v स्क्वायर इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस में 2as। a क्या है, एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे नीचे की ओर बॉडी मूव कर रही है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a की जगह g आ जाएगा और s की जगह क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2gs, s की जगह h रख दिया, तो वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, अंडर रूट में 2gh। ठीक है, तो आंसर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, अंडर रूट में 2gs। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।